आपका स्वागत करता हूं मैं आज एक नए पाठ के साथ। पाठ का नाम है मानव निर्मित वस्तुएं। इससे पहले हम पाठ 1 पढ़ चुके हैं, तो आइए दूसरे पाठ की तरफ चलते हैं। आज हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता क्या है। उसमें हम वस्त्रों में हम कैसे उपयोग करते हैं, भवन के निर्माण में, घरेलू कार्य में आदि। दूसरा है संश्लेषित रेशे क्या होते हैं। कुछ रेशे में पिछली कक्षाओं में आपको बता चुका हूँ कि कपास यानी कि सूत से बनाए जाते हैं, जिसे हम कॉटन बोलते हैं। तीसरा है प्लास्टिक। 2 तरीके की प्लास्टिक होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। चौथा है प्लास्टिक और पर्यावरण। 5वां है आपका कांच, उसके प्रकार। 6ठा है मृत्तिका। 7वां है साबुन और अपमार्जक। तो चलिए सबसे पहले हम पहले टॉपिक पर आते हैं। पहला है मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता। उपयोगिता अगर आप अपने आसपास कहीं भी नजरें घुमाएंगे तो आप क्या पाएंगे। जैसे मेरे हाथ में ये घड़ी है, मार्कर है, ये व्हाइट बोर्ड है, इस पे लिखने की इंक है। हमारे आसपास क्या है, मानव निर्मित वस्तुओं की भरमार है। जैसे इस कमरे में ही अगर मैं देखूं तो बहुत सारी चीजें, जैसे पंखा है, ट्यूबलाइट है, ये सब मानव निर्मित हैं। हम उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में क्यों आए कि हमें इन चीजों का निर्माण करना पड़ा। तो सबसे पहले वस्तुएं देख लीजिए आप। वस्तुएं 2 तरीके की होती हैं। एक तो वो वस्तुएं होती हैं जो प्रकृति हमें देती है, तो हमने उसको रख दिया प्राकृतिक वस्तुओं में। वस्तु और दूसरी वो होती हैं जो हम स्वयं बनाते हैं, यानी कि मानव निर्मित, जो मानव ने जिनका निर्माण किया है। शब्दों से पता लगा है मानव निर्मित मतलब वो वस्तुएं जिनका निर्माण मानव ने किया है। अब इन वस्तुओं के कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे प्राकृतिक वस्तुएं क्या है, प्राकृतिक संसाधन जितने भी वो सारी प्राकृतिक वस्तुएं हैं। जैसे सूर्य की रोशनी। बताओ, सूर्य की रोशनी किसी लेबोरेटरी में या मम्मी रसोई में बना देती है कि जीरा डाला और हल्दी डाली तो सूर्य की रोशनी बन गई? नहीं बना सकती। तो सूर्य की रोशनी। दूसरा, आप मुझे बताइए, जितने भी नदी नाले झीलें हैं, यानी कि नदी, झीलें आदि। और मुझे बताइए आप, इसी तरीके से प्राकृतिक जितनी भी वस्तुएं हैं वो आप अपने आसपास ढूंढिएगा। मानव निर्मित क्या है, जैसे मानव निर्मित में क्या है, जैसे ये फैन यानी कि पंखा। पंखा जो है वो मानव निर्मित है। पंखा बताओ, मनुष्य ने बनाया है या भगवान जी बनाते हैं पंखा? भगवान नहीं बनाते ना, तो पंखा मानव निर्मित हो गया। दूसरा आप देखें, दूसरा आपने जो घर बनाया है उसकी ईंटें, मतलब वो सारी चीज जिन्हें आप अभी आसपास अपने देख पा रहे होंगे वो या तो मानव निर्मित होंगी, वो होंगी जिनका निर्माण जो है मानव द्वारा किया गया होगा, या वो होंगी जो प्रकृति ने हमें एक धरोहर के रूप में दी है। तो ये 2 तरीके की वस्तुएं हो गई। अब हो क्या रहा था कि जैसे जैसे हमारा विज्ञान बढ़ रहा था, वैसे वैसे हम अपने विज्ञान को इधर उधर अप्लाई करना शुरू कर रहे थे। जैसे हमने साइकिल बनाई, मोटरसाइकिल बनाई, उसके बाद हमने प्लेन बनाया, फिर पानी में चलने वाला जहाज बनाया। अब हम ये सारी चीजें बना तो रहे हैं, लेकिन अब ये सारी चीजें जो है वो प्रकृति के द्वारा तो उपलब्ध नहीं कराई जा सकती ना। जैसे पहले घर के रूप में हम क्या करते थे, हम लकड़ियां देते थे। जैसे अगर आपने रामायण देखी हो तो लकड़ियों से ही हम अपना घर बना लेते थे। जैसे इस तरीके से हमने लकड़ियां खड़ी कर दी और उन पर पत्ते लगा दिए, और यही हमने लकड़ियों की जो वो छत डाल दी। लकड़ियों का ही या पत्तों का ही हमने इसमें गेट बना दिया। ठीक है, तो ये पहले हम लकड़ी से बना रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए, जैसे जैसे हम बड़े हुए, एक मैंने नया शब्द आपको दिया, इवॉल्व होना, EVOLVE, इवॉल्व यानी कि इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब होता है कि बढ़ोतरी होना, एडवांसमेंट के साथ बढ़ोतरी होना, उसे इवोल्यूशन कहते हैं। अब जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे थे, विज्ञान पे हमारा आचरण था, जो हम उस पर आश्रित होते जा रहे थे, वो बढ़ता जा रहा था। अब हमें घर बनाने में पहले तो हमने
लकड़ी का बना लिया, लेकिन अब हमें ईंट की आवश्यकता थी। अब ईंट कैसे बनेगी? अब ईंट बनेगी मिट्टी से। तो मिट्टी तो हमने प्रकृति से ली, लेकिन उसे बनाने की हमने विधि अपनी लगा दी। अब हमने ईंट बना ली। अब हम मकान क्या करते हैं? अब हम ईंटों से मकान बनाते हैं। अब हम लकड़ी का इस्तेमाल इससे पहले क्या घर की चौखटों बनाने में कर रहे थे, लेकिन अब हमने चौखट भी लोहे का बनाना शुरू कर दिया। लोहा क्या है? मिट्टी में से निकाला जाता है। तो अगर एक तरीके से देखा जाए, जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं वो भी दरअसल कहीं ना कहीं प्रकृति से ही रिलेटेड है। अब जनसंख्या बढ़ी, अब हमारे पास उपलब्धता तो बहुत कम थी। जैसे अगर हम ईंधन के बारे में सोचें तो हम घरों में क्या थे? लकड़ियां जलाकर खाना पकाते थे, या गेहूं जो है, या आप ये सोचें कि जो फल उतर रहे हैं प्रकृति के द्वारा, तो वो तो थे सीमित मात्रा में। अब हमारी जनसंख्या जो है वो दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही थी। अब हम उसको कैसे मैनेज करें? अब हम क्या करें कि जो हमारी जनसंख्या है वो भूखी भी ना मरे, उसे रहने के लिए, यानी कि 3 बेसिक जो हमारी नीड्स हैं। पहली क्या है? रोटी, हमें भाई खाना 110% चाहिए। दूसरा है कपड़ा, हमें पहनने के लिए वस्त्र चाहिए। और तीसरा है मकान। यानी कि आपके पास अगर लग्जरी कार ना हो तो चल जाएगा, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे सूट ना हो तो भी चल जाएगा, आपके पास रहने के लिए बहुत 5 स्टार होटल जैसा कोई कमरा ना हो तब भी चल जाएगा। लेकिन जो बेसिक नीड है, यानी कि कम से कम रोटी, कपड़े में जो आपका तन ढक सके, मकान जो आपका सर ढक सके, ये चीजें होनी तो अति आवश्यक थी। अब जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो हमारे पास एक भंडार था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे हमारे पास वन थे, जैसे सपोज करो कि हमारे पास प्रकृति ने 100 पेड़ दिए थे शीशम के। अब हमारे पास 10 घर थे, 10 घर में, एक घर में 10 अगर शीशम के पेड़ इस्तेमाल किए तो 10 घरों ने वो शीशम के पेड़ इस्तेमाल कर लिए। अब अगर 11वां घर आया तो वो अपनी किवाड़ कैसे बनाएगा? उसके लिए तो हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था ना। तो अब ये हमारी मजबूरी भी हो गई, और ये हमारे विज्ञान की एक सार्थकता भी हो गई कि अब हमने अपने आप को दूसरी चीजों से मैनेज करना शुरू किया। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम चीजों के विकल्प ढूंढ रहे हैं। विकल्प कैसे ढूंढ रहे हैं? जैसे पहले क्या था? रेलगाड़ी कोयले से चलती थी। अब हमें ये पता लगा धीरे धीरे कोयला जो है वो समाप्त हो रहा है। अब हमने क्या किया? फिर हमने उसको पेट्रोल से बदल दिया, यानी कि हम पेट्रोल से हमने या डीजल से हमने रेलगाड़ी चलानी शुरू कर दी। अब हमें पता है कि पेट्रोल और डीजल भी महंगा हो रहा है, एक दिन ये भी खत्म हो जाना है। फिर हमने क्या किया? हमने इलेक्ट्रिसिटी से चलानी शुरू कर दी, यानी कि अब हम बिजली से रेलगाड़ी चलाते हैं। अब बिजली बनाने में भी हमारे जो जैसा कोयले का इस्तेमाल होता है वो सीमित रहा, या पानी का इस्तेमाल होता है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है पीने वाला। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी से हटा के सौर ऊर्जा पे आ गए। सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, स्पेलिंग देखना, SOLAR, सोलर एनर्जी, ENERGY, सोलर एनर्जी। अब हम सोलर एनर्जी पे आ गए। अब आगे चलकर क्या होगा कि हम अपनी रेलगाड़ियों की छत पर क्या है, प्लेट लगा दिया करेंगे, जैसे आपके घर में सौर ऊर्जा होती है, वो क्या चार्ज होती रहा करेगी और चलती रहा करेगी। तो ये क्या किया? हमने अपने आप को इवॉल्व किया। अब हम देखते हैं कि वस्त्रों में, यानी कि मानव निर्मित वस्तुओं में उपयोगिता देखी तो सबसे पहले वस्त्रों में देखी। सबसे पहले आप क्या करते थे? सूती वस्त्र पहनते थे। अब सूती वस्त्र कपास से होता है, कपास एक पौधा है। हर जगह तो मिट्टी ऐसी नहीं है ना जहां आप कपास पैदा कर सकें। तब क्या था कि फिर सूती वस्त्र से आश्रित जो थे हो गए थे, हमने वो हटाया। फिर हमने एक अलग तरीके के वस्त्र बनाने शुरू किए, जैसे हमने फाइबर्स बनाने शुरू किए। जैसे हमने नायलॉन के फाइबर्स बनाए, फिर नायलॉन 6 तरीके के बनाए। पॉलीस्टर बनाए हमने, पॉलीस्टर। हमने क्या किया? टेरेलिन के बनाने शुरू किया, टेरेलिन। हमने पॉलीमर्स बनाने शुरू किए। एक नया शब्द आया, POLY, पॉली, और MERS, मर्स, पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या होता है? जैसे पॉलीइथीन है, जैसे मैं आपको बताऊं पॉलीइथीन, जैसे आप बोलती हो पन्नी, ETHENE, पॉलीथीन। अब पॉलीइथीन जरा क्या है? 2 शब्दों में बांट दो। पॉली मतलब बहुत सारे, इथीन। इथीन एक कंपाउंड होता है, ईथ मीथ क्रॉप ब्यूट, जब आप साइंस में आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अब इथीन एक कंपाउंड हो गया जिसमें 2 कार्बन होते हैं। अब इसी तरीके के जब बहुत सारे 2 कार्बन, अब जैसे 1 और 1 2, एक ये यूनिट मान ली हमने। इसी तरीके के जब हम और बहुत सारे जोड़ देंगे, जैसे 1 C और जोड़ देंगे, इसे और जोड़ेंगे और जोड़ेंगे, ठीक है।
अब जब हम इस तरीके से जोड़ देंगे, एक ये यूनिट होगी, अब देखो दो सी, ये दो, ये दो, ये दो, तो ये क्या हो गया, एक पॉलीमर हो गया। इसी तरीके से हमने अपने कपड़े बनाए, नायलॉन भी इसी तरीके से बनाया गया, पॉलिस्टर भी इसी तरीके से, टेरालिन भी इसी तरीके से। तो वस्त्रों में क्या किया हमने, अपने आप को बदल दिया। अब भवन के निर्माण में देखिए आप, भवन के निर्माण में क्या होता है, पहले हम लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे, अब हम ईंट वगैरह का कर रहे हैं। घरेलू कार्य में देख लीजिए आप, घरेलू कार्य में क्या है, जैसे पहले कपड़ा धोने के लिए क्या किया जाता था कि जो भट्टी की राख होती है उसका इस्तेमाल किया जाता था। फिर हमने साबुन बनाए, कपड़ा धोने वाले साबुन बना लिए हमने। नहाने के लिए पहले क्या करते थे, हम मिट्टी से रगड़ लिया करते थे, या इस तरीके का कोई पदार्थ था, या बाल धोने के लिए हम लोग रीठे का इस्तेमाल किया करते थे। अब हमने शैम्पू बना लिए। तो ये घरेलू कार्य हो गए आपके, ठीक है। अब कृषि के में देखिए आप, कृषि पहले आप हाथों से ही सब काम करते थे, हाथों से ही खोद लिया करते थे, हाथों से ही। लेकिन अब आपके पास क्या है, खोदने के लिए फावड़ा आपने बना लिया। फावड़ा क्या है, मानव निर्मित हो गया। आपने हिसिया बना लिया, जिसे हम हसिया बोलते हैं काटने के लिए, हसिया भी देखो मानव निर्मित हो गया। और मुझे बताइए, आपने ट्रैक्टर बनाया, तो ट्रैक्टर तो पूरी तरीके से मानव निर्मित हो गया। और मुझे बताइए, आपने एक थ्रेशर बना लिया, तो थ्रेशर देखो पूरी तरीके से मानव निर्मित हो गया। तो कृषि में हमने इस तरीके से किया। औषधियों में हमने क्या किया, जैसे हमने अब एंटीबायोटिक्स वगैरह ये सब चीजें बनाई हैं, तो ये औषधियां हो गई हैं। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, संश्लेषित रेशे, यानी कि सिंथेटिक SYN सिन, THE थे और TIC टिक, सिंथेटिक फाइबर्स। अब कुछ फाइबर्स ऐसे पढ़ा चुका हूं मैं जो प्रकृति हमें देती है, जैसे कि आपको अगर ध्यान हो तो कॉटन का जो फाइबर होता है, यानी कि कपास का, वो बिनौले से निकलता है, ठीक है। जूट का जो तने से निकलता है, एक पेड़ होता है। और जैसे जो हमारे फाइबर्स होते हैं जिससे आप अपने ऊनी वस्त्र बनाते हैं, वो भेड़ के बाल होते हैं, भेड़ के बाल हो गए। अब ये क्या है, ये तो हो गए प्राकृतिक, यानी कि नेचुरल। प्राकृतिक को नेचुरल बोलते हैं, NATURAL, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, जो प्रकृति से मिलते हों, ठीक है। एक ये शब्द भी आपको याद करना है, नेचुरल। अब नेचुरल क्या है, ये तो सारे नेचुरल हो गए, लेकिन सिंथेटिक जो मैनमेड हो गए, जो मानव निर्मित द्वारा है, वो कौन कौन से हैं। जैसे कि हम लोगों ने, अब सबसे पहले तो ये समझो कि इसकी भी हमें जरूरत क्यों पड़ी। अब हमने किया ये कि हमारे पास ये वस्त्रों से रिलेटेड आ गए, लेकिन अब हम इवॉल्व हो रहे थे, हम एडवांस हो रहे थे, हम आधुनिक हो रहे थे। तो अब हमने क्या किया था, अब हमने बना लिया था पैराशूट। अब पैराशूट में हम कॉटन का तो ये नहीं लगा सकते थे ना, क्योंकि अगर हम पैराशूट बना रहे थे तो हम कॉटन का लगाते तो ये किसी ना किसी क्षण आगे ही टूट जाता, व्यक्ति मर जाता। अब हमने एरोप्लेन बना लिया। एरोप्लेन में अगर हमें पैराशूट की जरूरत पड़ रही है तो हम जूट का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो यानी कि जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए, वैसे वैसे हमारी कंडीशन ऐसी हो गई कि ये हमारी जरूरत बन गई कि हम अब कुछ स्ट्रॉन्ग चीज बनाएं। तब हमने क्या किया, हमने बनाए पॉलीमर्स। अब देखो असली खेल शुरू होता है, यही तो चमत्कार है, बाकी सब तो विज्ञान है। अब आप देखिए आपके पॉलीमर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि नायलॉन, आपने देखा होगा, नायलॉन का धागा देखा होगा। यानी कि अब आप क्या कर रहे थे, अब आप चिकित्सा में आगे बढ़ गए थे, अब आप ऑपरेशन करने लगे थे। अब आप अगर कोई घाव हो गया था तो उसको पट्टी बांधकर लेप नहीं रहे थे, अब आप उस पे टांके लगा रहे थे। अब ये टांके का क्या हो, अब टांके जो है वो कपास का या जूट का तो नहीं बन सकता, वरना वो सड़ा देगा आपके मांस को। अब उसके लिए क्या जरूरत पड़ी, अब उसके लिए एक ऐसे फाइबर की जरूरत पड़ी जो बहुत टफ हो और जिससे कोई शरीर में हमारी गंदगी वगैरह भी जमा ना हो। तो अब देखो एक ये हमारी जरूरत बन गई, हमने क्यों बनाया। अब कौन कौन से बनाए गए, नायलॉन बनाया गया, पॉलीईस्टर बनाया गया, अब पॉलिस्टर बनाया गया। पॉलिस्टर कपड़ा होता है, आपने देखा होगा कि जो पेटीकोट वगैरह अक्सर महिलाएं बनाती हैं वो पॉलिस्टर की बनाती हैं। और टेरिलीन एक कपड़ा हो गया, टेरिलीन का भी कपड़ा आपने देखा होगा, टेरिलीन के फाइबर्स भी होते हैं। और पीवीसी, पॉलीमर्स में पीवीसी वगैरह बन गए, इनके फाइबर्स बनाए गए। तो ये सारे फाइबर्स जो हैं वो
हमारी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए सफिशिएंट थे, अभी तक सफिशिएंट है। आगे चलकर जब हम कोई ऐसी चीज बना लेंगे जिसमें शायद ये जो है वो थोड़े से वीक यानी कि थोड़े से कमजोर महसूस होंगे, तब हम शायद इनका कुछ और वैज्ञानिक रूप में परिवर्तन कर देंगे। तो अभी के लिए हमारे पास यही है। अब अगला हमारा है प्लास्टिक। तीसरा टॉपिक है हमारा प्लास्टिक। अब प्लास्टिक क्या है? PLAS प्लास TIC टिक, प्लास्टिक। प्लास्टिक कुछ नहीं है, बस उन फाइबर्स का ही एक दूसरा हमने रूप गढ़ दिया है। वो रूप हमने क्यों गढ़ा? अब हमारे पास क्या था प्राकृतिक संसाधन में, या तो हमारे पास, अब जैसे आप ये मानकर देखिए कि आपको तेल लेकर आना है, तो आप तेल के लिए क्या कर रहे थे? आप गागर में तेल ला रहे थे, लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ कि जैसे गागर आपने बनाई, अब गागर बनाने के लिए कुम्हार का इस्तेमाल किया गया, कुम्हार बीमार पड़ गया तो आप गागर नहीं बना पाए। अब आप तेल इसमें लेके आ रहे हैं, तो ये तेल क्या है? इसके छोटे छोटे जो इसमें छेद होंगे वो इसे सोख रहे हैं, यानी कि तेल का नुकसान हुआ। दूसरा, कोई बच्चा ला रहा है और ये गिर गया तो गागर जो है वो टूट जाएगी, ठीक है, यानी कि सारा तेल जो है वो बिखर गया। और भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, बहुत सारे फायदे भी थे नो डाउट। लेकिन अब हुआ ये कि अगर हमें छोटी सी भी चीज लेके जानी है तो या तो हम डिपेंड हो गए कुम्हार वगैरह पे। अब हमने क्या किया? अब हमने पॉलीइथीन यानी कि प्लास्टिक का निर्माण किया। प्लास्टिक क्या थी? जैसे हमें खिलौने बनाने थे तो पहले हम मिट्टी के खिलौने बनाने थे, अब हमने वो क्या किया? अब हमने प्लास्टिक के खिलौने बनाने शुरू कर दिए। कारण उसका ये था कि मिट्टी के खिलौने एक तो टूट बहुत जल्दी जाते थे, जनसंख्या बढ़ रही थी, आप कैसे बच्चों को सारी चीजें अवेलेबल कराएंगे? उसका हुआ ये कि हमने फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी प्लास्टिक की। अब क्योंकि प्लास्टिक की हमने फैक्ट्री लगा दी है तो प्लास्टिक से जितनी भी चीज बन रही है, अब सारी चीजों में प्लास्टिक आ रही है। अब आप सोच कर देखिए कि आप सुबह को, या आप ये देखें ये मार्कर जो वो प्लास्टिक का है, अगर प्लास्टिक नहीं बनी होती तो हम क्या कर रहे होते? हम आज भी दवा लेकर और उंगली से डुबाकर मैं ऐसे लिख रहा होता और आप उसको पढ़ रहे होते, लेकिन वो एक अच्छा तरीका नहीं होता ना। इसलिए प्लास्टिक की उपयोगिता बढ़ी, हमने फैक्ट्रियां लगानी शुरू करी। प्लास्टिक में दो तरीके की प्लास्टिक होती है। पहली तो होती है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। हिंदी में ये लिखा हुआ है, इंग्लिश में मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को इंग्लिश का भी पता लगे। थर्मो, देखो THERMO, थर्मो, PLASTIC प्लास्टिक। थर्मो का मतलब होता है तापमान से रिलेटेड, तापमान के संबंध में, तापमान के संबंध में। और प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक हो गया, यानी कि तापमान से कुछ इसका मतलब है। अब थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? वो प्लास्टिक जिन्हें आप गर्म कर देंगे, अगर आपने गर्म कर दिया तब तो वो पिघल जाएंगी, आप उन्हें ठंडा कर देंगे वो फिर से कड़ी हो जाएंगी। जैसे आपके घर में अगर आप एक साधारण सी पन्नी देखें, प्लास्टिक की पॉलीथीन देखें, तो उसकी भी यही क्वालिटी है। जब आप उसे गर्म करते हैं तो वो पिघल जाती है, फिर जब आप उसे ठंडा करते हैं तो चाहे वो एक बॉल के रूप में बन जाएगी, लेकिन वो दोबारा से कड़ी हो जाती है। आप उसको फिर गर्म करेंगे वो फिर पिघल जाएगी, फिर ठंडा करेंगे फिर कड़ी हो जाएगी। दूसरा था थर्मो सेटिंग, SETTING, सेटिंग प्लास्टिक। अब इसमें क्या हो रहा है? सेटिंग और जुड़ गया, यानी कि एक बार हमने गर्म किया वो पिघल गई, हमने ठंडा किया वो कड़ी हो गई, अब दोबारा जब हम उसको गर्म करेंगे अब वो दोबारा नहीं पिघलेगी। यानी कि थर्मोप्लास्टिक जो थी वो तो आप जितनी बार भी गर्म करेंगे उतनी बार पिघलेगी, और जितनी बार ठंडी कर देंगे उतनी बार टफ हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक ऐसी नहीं थी, एक बार करने पे वो गर्म होती है, फिर ठंडी हो गई, अब दोबारा उसको गर्म करोगे तो वो दोबारा जो है वो पिघलेगी नहीं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हो क्या रहा था, जैसे अब आपने एक बार प्लास्टिक बना दी, जैसे हमने एरोप्लेन बना दिया, ठीक है, अब हमने ये एरोप्लेन बना दिया था, अब हमने इसमें कहीं पे प्लास्टिक का इस्तेमाल कर दिया। अब था क्या कि ये तो सूरज के करीब चल रहा है, अब ये 10 घंटे अगर सूरज के प्रभाव में रखा तो जो प्लास्टिक पिघल गई, यानी कि जो प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक थी, ये वाली थी, वो तो कड़ी हो जाएगी और फिर पिघल जाएगी, तो हमें विमान क्रैश भी हो सकता है और भी दिक्कत आ सकती है। या जैसे ये मार्कर है, अगर ये धूप में रखा रहता फिर ये दोबारा किसी यूज का नहीं रहता, इसे ठंड में रखना पड़ता, तो इसलिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बनाई गई कि भाई एक बार तो पिघल कर अगर ठीक हो गई, अब दोबारा चाहे टेम्परेचर कैसा भी हो,
लेकिन दोबारा अब वो ना पिघले। अच्छा, ये हो क्यों रहा है? हर चीज के पिघलने का एक टेम्परेचर होता है। हर चीज के पिघलने के टेम्परेचर से मेरा मतलब है जैसे हर किसी का एक तापमान होता है जिस पर आकर कोई भी वस्तु पिघल जाती है। अब आप कहोगे कि क्या सिर्फ वस्तु का तापमान होता है? तो मैं कहूँगा नहीं, इंसान का भी होता है। जैसे एक बंदा है जिसे आप 10 गालियां देते हैं तरीके की, तब उसको जाकर गुस्सा आती है। तो यानी कि 10 गालियां जो हो गया उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। 10 गालियां हो गया गलनांक। अब उसका गलनांक 10 गालियां हैं। अगर आपने 9 गालियां दी उसको तब भी उसे गुस्सा नहीं आएगा, हो सकता है थोड़ा थोड़ा आ जाए। अब आपने जैसे ही 10वीं गाली दोगे वैसे ही वो एकदम पिघल जाएगा, वो गल जाएगा। अब देखो, गलना होता है ना। अब ऐसे ही किसी वस्तु का होता है, जैसे किसी का 10 डिग्री सेल्सियस गलनांक है, तो अगर 9 डिग्री सेल्सियस होगा वो तब भी नहीं गलेगी। हल्की हल्की उसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन होगा, उसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है, मगर वो पूरी तरीके से पिघलेगा नहीं। अब 10 डिग्री पे वो पिघल जाएगा। तो हर किसी का एक गलनांक होता है। तो जो थर्मोप्लास्टिक है उसका गलनांक कम होगा, इसका मतलब तभी वो पिघल जाता है। थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक के बाद ऐसा होता होगा कि एक बार पिघलने के बाद उसका गलनांक बढ़ जाता है। अब जब उसका गलनांक बढ़ गया तो वो दोबारा उस टेम्परेचर पर नहीं पिघलेगी। ठीक है। अब प्लास्टिक और पर्यावरण में क्या है? चौथा देखिए आप, प्लास्टिक, PLASTIC, प्लास्टिक, और पर्यावरण को बोलते हैं इन्वायरमेंट, एंड एनवायरमेंट, ENNVIRON, एनवायरमेंट, MENT, यानी कि प्लास्टिक और पर्यावरण। अब आप देखिए कि 2 तरीके की सब्सटेंसेस होते हैं। 2 तरीके के कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं बायोडिग्रेडेबल, यानी कि 2 तरीके के वस्तुएं होती हैं। एक तो होती हैं जैव निम्नीकरणीय, यानी कि इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, और दूसरी होती है जैव अनिम्नीकरणीय, यानी कि नॉन डिग्रेडेबल। अब ये क्या होता है? अब आप देखिए कि आपने सब्जी के छिलके हैं, या किसी व्यक्ति का मृत शरीर है, तो हम उसे मिट्टी में क्यों गाड़ रहे हैं? अब हमने मिट्टी में किसी इंसान का शरीर जो है वो दफना दिया। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक डिकम्पोजिंग प्रक्रिया चल रही होगी मिट्टी के अंदर, डिकम्पोजिंग। उस डिकम्पोजिंग प्रक्रिया में क्या हो रहा होगा कि जो भी हमारे अंदर सब्सटेंसेस हैं, मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे कीटाणु हैं, वो उसे गला देंगे, और एक वक्त आएगा कि ये मृत शरीर जो है वो सिर्फ हड्डियां बचेंगी और ये पूरा उसका मांस जो है वो गल जाएगा। या आप ऐसा कीजिए कि आप सब्जी जो है उसके छिलके या सब्जी जो है वो मिट्टी में दबा दीजिए, तो आप कुछ महीने बाद ये पाएंगे कि वो जो है वो पूरी तरीके से गल गई है। जैसे आप कागज है दबा दीजिए, तो वो जो है वो कागज जो है वो पूरी तरीके से गल जाएगा। अब वो चीज जो समय के साथ गल जाती है मिट्टी में दबने के बाद, उसको तो हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। अब क्योंकि ये चीज गल रही है, इसका मतलब ये नुकसानदायक नहीं है, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो गलते ही नहीं है। जैसे कि टिन, हम बोलते हैं टीन के डिब्बे। अब आप टीन के डिब्बे को 100 साल के लिए मिट्टी में दबा दीजिए, आप ये पाएंगे कि 100 साल बाद भी टीन का डिब्बा वैसा का वैसा ही निकलेगा। जैसे कि प्लास्टिक की पन्नी, प्लास्टिक भी 100, 200, 500 साल बाद ऐसे ही निकलेगी। 1-2 लाख साल बाद शायद गल जाए, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं है। हम लोगों ने इतनी अपनी डिपेंडेंसी, अपनी निर्भरता प्लास्टिक पे कर ली, अब हम उसको रिमूव कैसे करें? अब सरकार क्या कर रही है कि सरकार प्लास्टिक को बैन कर रही है। अब प्लास्टिक को इतनी आसानी से तो पूरी तरीके से बैन नहीं किया जा सकता ना। अब क्या है, अब जैसे अगर कोई गुटखा भी आ रहा है तो वो प्लास्टिक की उसमें आ रहा है, चलो हमने कागज से बदल दिया। अब कागज से आप क्या क्या चीज बदलेंगे? अगर आपको तेल लेके आना है तो तेल की जो पॉलीथीन है आप उसे कागज से कैसे बदल देंगे? तो या तो आप प्लास्टिक का कोई ऐसा सब्सटीट्यूट निकालें जिससे हमारी बाकी सारी समस्याएं हल हो जाए। उसका भी वैसे सब्सटीट्यूट निकाल लिया गया है, एक ऐसा ही कागज भी बना लिया है हमने जिसमें से कोई भी चीज आर पार नहीं होती है। लेकिन अब जो प्लास्टिक बन गई उसको हम कैसे डिग्रेड करेंगे? प्लास्टिक का नुकसान ये है, अगर आप उसे जलाते हैं, जैसे हमने इसको जला दिया,
जलाने के बाद इसमें से बहुत तरीके के रसायन निकलेंगे जो वायु प्रदूषण करेंगे। अगर हमने इसको मिट्टी में दबा दिया तो ये क्या करेगी, हमारी जमीन को बंजर कर देगी, बंजर जमीन कर देगी। अगर इसको कोई जानवर वगैरह खा लेता है तो वो क्या हो जाएगा, जानवर या तो बांझ हो जाएगा या मर जाएगा। तो इससे हमेशा हमें दिक्कत ही है। कांच, कांच, कांच को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्लास, GLASS ग्लास, GLA GLASS ग्लास, ठीक है। अब कांच क्या होता है, अब आपने देखा होगा कि अगर आप बस में गए हो तो आपने खिड़की पर कांच लगा हुआ देखा होगा, देखा है। अगर आपने कार देखी है तो उस पर कांच लगा हुआ देखा है। आपने अपने घर में कांच लगा हुआ देखा होगा, जैसे कांच के बर्तन भी आ रहे हैं अब, या आप जो शीशा देख रहे हैं वो भी कांच है। वो भी दरअसल पारदर्शी कांच होता है, उसके पीछे हम चांदी की परत लगा देते हैं। चांदी की ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि चांदी लगभग 98% तक वैसा ही रिफ्लेक्ट कर देता है जैसी चीज होती है। आपने देखा होगा कि स्टील का जो बर्तन होता है नया, उसमें भी आपका चेहरा दिख जाता है, लेकिन आप ये मानकर चलें कि उस स्टील में आपको 100% नहीं दिख रहा है। 100 तो चांदी में भी नहीं दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चांदी में दिख जाता है। तो ग्लास क्या होते हैं, ग्लास होते हैं सैंड और सिलिकेट से मिलकर, सैंड प्लस सिलिकेट्स, यानी कि मिट्टी और सिलिकेट्स, इनसे मिलकर हम ग्लास बनाते हैं। अच्छा, 3 तरीके के लिक्विड, 3 तरीके के पदार्थ आपने पढ़े थे, कौन कौन से थे वो पदार्थ। एक तो सॉलिड था यानी कि ठोस, ठोस था। दूसरा था लिक्विड यानी कि द्रव, और तीसरा था गैस। अब एक चौथे तरीके का भी आप पढ़ेंगे, वो चौथे तरीके का होता है सुपर कूल्ड लिक्विड्स, यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं फ्रीजिंग लिक्विड, फ्रीजिंग लिक्विड। तो ग्लास जो होता है वो एक चौथा प्रकार मान लीजिए आप, जिन्हें हम फ्रीजिंग लिक्विड बोलते हैं। क्यों इनको फ्रीजिंग लिक्विड बोला गया, अब जैसे पानी है, अगर हम उसको जमा कर रख रहे हैं तो वो भी एक सॉलिड लग रहा है ना, लेकिन कायदे में वो सिर्फ हमारे मन का भ्रम है, वो सॉलिड नहीं है, सिर्फ तापमान की वजह से वो सॉलिड है। अब फ्रीजिंग लिक्विड या सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्या होते हैं, जो ग्लास आज हम देख रहे हैं वो दरअसल द्रव्य ही है, लेकिन वो द्रव्य इतना ठोस है कि वो ठोस जैसा लग रहा है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी खिड़की पे जो कांच लग रहा है, अगर आप उस कांच को 1000 साल तक ऐसे ही लगा रहने दें तो आप क्या पाएंगे कि जो कांच जिसकी मोटाई बराबर थी, वो 1000 साल बाद क्या होगा, यहां से रदक कर इस तरीके से ऊपर का कांच जो है वो नीचे जमा हो गया होगा। तो कांच की कुछ कुछ शेप ऐसे करके बन गई होगी, यानी कि ऊपर का जितना भी कांच था वो नीचे रदक कर आ गया होगा बहुत सालों बाद। तो अगर ये देखा जाए कि अगर छोटे से समय की बात करें तब तो वो सॉलिड है, लेकिन अगर ज्यादा समय की हम बात करें तो वो कायदे में तो एक लिक्विड हुआ ना, अगर वो नीचे खिसक कर आ रहा है या रदक कर आ रहा है। तो इसलिए हमने कांच को फ्रीजिंग लिक्विड कहा कि जो तापमान की वजह से, जो नॉर्मल टेम्परेचर पर तो हमें लिक्विड जैसा दिख रहा है लेकिन वो है नहीं। अब कांच के कितने प्रकार होते हैं, वैसे कांच के काफी सारे प्रकार पढ़ेंगे आप आगे चलकर, लेकिन अभी सिर्फ 3 तरीके के प्रकार पढ़ लीजिए। ये रहा ग्लास, आपके 3 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है साधारण, यानी कि साधारण या मृदु, साधारण या मृदु कांच। दूसरा आपका होगा जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला होगा, यानी कि कठोर कांच, कठोर कांच। और आपका तीसरा होगा फ्लिंट, फ्लिंट कांच। ये विशेषताएं, ये कांच सारी विशेषताओं के आधार पर हमने अलग कर दी, यानी कि कहीं तो हमें जरूरत थी बहुत सॉफ्ट वाले कांच की, कहीं जरूरत थी थोड़े टफ वाले की, और कहीं हमें ऐसा था जो कहीं भी टूटे ही ना। जैसे ब्लड प्रूफ हमें गाड़ियों के शीशे ऐसे लगाने थे जिससे गोली आर पार ना निकल सके, तो उनके लिए अगर हम साधारण कांच या कठोर कांच या फ्लिंट ग्लास लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा ना, उसके लिए हमें दूसरा कांच बनाना पड़ता। तो साधारण या मृदु कांच क्या है, इसे हम बोलते हैं सॉफ्ट ग्लास। सॉफ्ट का मतलब बहुत सॉफ्ट होता है। आपने अगर केमिस्ट्री लैब देखेंगे
तो आपकी परख नली होती है, उस परख नली का क्या होता है, कांच बहुत पतला बहुत सॉफ्ट होता है, अगर आप उसको ज्यादा जोर से दबा देंगे तो वो टूट जाएगा। या आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे कांच होंगे जो साधारण की श्रेणी में आते होंगे, उन्हें हम बोलते हैं साधारण। अब इसमें होता क्या है, ये बने होते हैं Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। इसके नीचे में ये लिख रहा हूं, ये बने हुए होते हैं Na2CO3। Na का मतलब सोडियम, C का CO3 कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सिलिका, और तीसरी क्या चीज होती है, लाइमस्टोन, और तीसरा होता है लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। ये तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। यानी कि सोडियम कार्बोनेट जिसमें है वो साधारण कांच होगा, सॉफ्ट होगा। अब हमने सोडियम कार्बोनेट को पोटेशियम कार्बोनेट से बदल दिया, बस K2CO3 कर दिया है। अब इसमें सिर्फ K2 बदलने से ये कांच जो है वो कठोर हो गया। दूसरा उसमें सैंड यानी कि रेत रहेगा, और तीसरा लाइमस्टोन भी रहेगा यानी कि चूना पत्थर। लाइमस्टोन को क्या बोलेंगे, चूना पत्थर। अब आप देखिए हमने क्या किया, सिर्फ Na2CO3 की जगह K2CO3 कर दिया, जिससे हमारा कांच जो है वो उसकी विशेषता बदल गई। तीसरा होता है हमारा फ्लिंट। ये होता है सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और बोरिक एसिड यानी कि सोडियम कार्बोनेट। अब देखो सोडियम कार्बोनेट भी डाला हमने इसमें, पोटेशियम कार्बोनेट भी डाला K2CO3, और बोरिक एसिड डाला यानी कि BH3O3 बोरिक एसिड। बोरिक एसिड वो होता है जैसे आपकी आंखें बहुत सूज जाती हैं या आपकी आंखें बहुत दर्द करती हैं, तो माँ क्या करती है कि वो बोरिक एसिड पानी में घोलकर रुई के फाइल से आपकी आंखें साफ करती हैं, तो आंखें ठीक हो जाती हैं। उसे हम बोरिक एसिड बोलते हैं। बोरिक एसिड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बोरिक एसिड इस तरीके से बनेगा OH। ये भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि ये ऐसे ही क्यों बनते हैं। तो अगर हमने क्या किया, हमने Na2CO3 भी डाला, K2CO3 भी, उसके साथ साथ हमने बोरिक एसिड डालकर और देखा, तो अब हमारा फ्लिंट कांच बन गया। फ्लिंट कांच कहाँ कहाँ पाया जाता है, अब जैसे ये तो परख नली में पाया जा रहा था आपका, ये जैसे बीकर वगैरह बने हुए होते हैं, या आपके घर में जो है वो कांच के गिलास होते होंगे वो होंगे। और फ्लिंट ग्लास क्या होता है, जैसे कि दूरबीन वगैरह में लगे हुए होते हैं या कैमरा में लगा हुआ होता है, इस तरीके के ग्लास जो है वो फ्लिंट ग्लास कहलाते हैं। अब हम अगले पे आ जाते हैं, मृत्तिका क्या होता है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि पहले बर्तन जो थे वो कुम्हार बनाता था, तो मृत्तिका क्या है, वो मिट्टी जिसे हम गर्म करके बहुत ज्यादा टफ बना लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, फिर हम उससे बना देते हैं बर्तन। तो उस मिट्टी को गर्म करके फिर ठंडा करके जिस परिवर्तन के साथ हम चीजें बना रहे हैं उसको हम मृत्तिका बोलते हैं। जैसे कि आपने प्लेट देखी होंगी, मिट्टी की प्लेट, वो क्या है, वो भी मृत्तिका है। तो आपको मृत्तिका समझ में आ गया। अब साबुन और अपमार्जक क्या होता है। जैसे हम एडवांस हो रहे थे, बड़े होते जा रहे थे, तो हमें आवश्यकता पड़ी कि भाई हमें अपने कपड़े भी धोने हैं, साबुन और अपमार्जक। अब हमने क्या किया, हमने एक ऐसा पदार्थ बनाया, एक ऐसी टिक्की बनाई जिसे आप कपड़े पर लगाएंगे तो वो क्या करेगा। अब ये किसकी टिक्की बनाऊंगा, रिन साबुन बना देता हूं मैं इसको, रिन, ठीक है, ये देखो रिन साबुन बना देते हैं। अब आप उसको कपड़ों पर लगाएंगे तो वो क्या करेगा, अब जैसे आपके कपड़े हैं, जैसे ठीक है, ये आपकी देखो मैंने शर्ट बना दी, ये बटन है इसका, ये आपकी शर्ट बना दी, ठीक है, ये लो पूरी तरीके से शर्ट बना दिया हमने इसको। हाफ शर्ट बनाइए क्योंकि गर्मियों के दिन चल रहे हैं, अगर जाड़ों में पड़ा रहा होता मैं तो फुल बना देता। अब जैसे ये आपकी शर्ट है, अब इस पे क्या हुआ, इस पे एक दाग लग गया। अब ये दाग कैसे छुटेगा, हम साबुन लेंगे, साबुन को इस पे रगड़ेंगे, अब दाग में मिट्टी के कण होंगे। अब वैसे साधारण के या तो तेल के कण हो या वैसे हो तो पानी क्या होता है, इनके ऊपर तैर जाएगा और इन्हें साफ नहीं कर पाएगा। साबुन की क्या क्वालिटी होती है, साबुन की विशेषता ये होती है कि ये इस पूरे कण को, जो मिट्टी का है या तेल का है, इसके और पास घेर लेगा इसे। अब इसके और पास जब घेर लेगा
तो इसे ये कपड़े से अलग कर देगा, और जब हम पानी डालेंगे तो ये जो है वो कपड़े से बहुत आसानी से साफ हो जाएगा। तो साबुन का काम दरअसल एक किसी भी दाग के और पास लिपट कर उसे कपड़े से अलग करना है, फिर हम पानी से उसे अलग कर लेते हैं। तो साबुन क्या होते हैं? These are long chain fatty acids of saturated and unsaturated hydrocarbons। आपके इसमें एक बहुत अच्छी लाइन दे रखी है, मैं वो लाइन पढ़ता हूँ। रासायनिक रूपों में साबुन उच्च बसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवण हैं, यानी कि सोडियम और यानी कि प्लस पोटेशियम के साल्ट हैं, यानी कि लवण हैं। लॉन्ग चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड को आप हम लोग बोल सकते हैं उच्च बसीय अम्ल, उच्च बसीय अम्ल। तो साबुन हमारे क्या है? उच्च बसीय अम्ल के सोडियम और पोटेशियम के लवण हैं। इन लवण का काम क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। अब कुछ साबुन ऐसे थे, जैसे हमारे दाग जो थे वो एक फ्रेश वाटर में तो हमारे लिए साफ कर रहे हैं, लेकिन अगर वाटर फ्रेश नहीं है, यानी कि दो तरीके के वाटर होते हैं, एक तो सॉफ्ट वाटर होता है और एक होता है हार्ड वाटर। अब सॉफ्ट वाटर में तो सही काम हो रहा था, हार्ड वाटर वो होता है जिसमें झाग नहीं बनते हैं। तो जिसमें झाग नहीं बनते हैं उनमें साबुन का कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि वो झाग नहीं बना रहा था। अब हमें चाहिए एक ऐसा पदार्थ चाहिए था जो हमारी इस कमी को भी दूर करे, हमारी इसमें सहायता करे। तो हमने क्या बनाया? हमने बनाया डिटर्जेंट। डिटर्जेंट एक तो साबुन होते हैं, साबुन को हम बोलते हैं SOAP, सोप। सोप का मतलब साबुन। अब है हमारे डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट का मतलब होगा कि आपके सर्फ, जो सर्फ है वो डिटर्जेंट है। इनकी क्या क्वालिटी है? इनकी क्वालिटी वही है जिसकी वजह से ये बनाए गए। यानी कि कुछ जो हमारे हार्ड वाटर होते हैं जिनमें साबुन जो है वो अपने झाग नहीं बना पा रहा था, उनमें डिटर्जेंट इतना टफ हो जाता है कि वो झाग बना देता है। तो इसीलिए हमने डिटर्जेंट बनाए। आपके इसमें एक चीज और रह गई है कि चश्मे होते हैं, वो हम धूप के चश्मे काले हो जाते हैं आपके। वो क्यों होते हैं? उसका कारण ये है कि दो तरीके के ग्लास होते हैं, एक तो साधारण वाले, एक होते हैं फोटोक्रोमिक, PHOTO, फोटो CHROMIC, फोटोक्रोमिक। हिंदी में भी लिख दे रहा हूं मैं, फोटो जो हम फोटो खिंचाते हैं, और क्रोमिक। इनकी विशेषता ये होती है कि साधारण जो है वो हमारी आंखों को फायदा नहीं पहुंचाते हैं। हमें धूप लगती है तो हमारी आंखों में दर्द होने लगता है। इनमें क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड की एक परत होती है, सिल्वर आयोडाइड, AgI2। सिल्वर आयोडाइड की परत होती है। जब ये धूप के प्रेजेंस में आते हैं तो जो हमारा सिल्वर आयोडाइड होता है वो हमारा सिल्वर और आयोडाइड में परिवर्तित हो जाता है। धूप का हमने लोग सूरज बना दिया, यानी कि जब धूप पड़ी तो ये वाला कंपाउंड जो है वो अलग अलग हो जाता है। अब ये जो सिल्वर है यानी कि चांदी है, ये इसको क्या कर देगी? गाढ़ा रंग कर देगी, और गाढ़ा रंग कर देगी तो हमारी आंखों को जो है वो धूप परेशान नहीं करेगी। बस इतना छोटा सा था ये चैप्टर। इसके बाद इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, आप सब इसको पूरा कर लें। ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप इसको शेयर कीजिए ताकि आप जैसे जो और विद्यार्थी हैं उन तक ये